में द सक्सेसफुल डे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल का कंबाइन हमारा अध्ययन चल रहा है। 350 क्वेश्चनों तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे 351वें क्वेश्चन से। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत करें ताकि आप लोग का लक्ष्य आपको हासिल हो सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला। तो पशुचारण के लिए विश्व में जो देश प्रसिद्ध है वो देश कौन सा है? तो दोस्तों वो देश है अर्जेंटीना। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बहु अरब डॉलर परियोजना तापी जो दिसंबर 2015 में प्रारंभ हुई थी किससे संबंधित है? प्राकृतिक गैस से, सौर ऊर्जा से, सड़क निर्माण से, रेलवे लाइन से। तो बहु अरब डॉलर परियोजना तापी जो दिसंबर 2015 में प्रारंभ की गई थी उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों उसका संबंध है आपके प्राकृतिक गैस से। तो ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, मतलब सर्वाधिक थी 2011 में? मिजोरम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो साक्षरता दर सर्वाधिक थी वो मिजोरम राज्य की थी। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य के 2015 के आकलन के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या की अगर बात करें तो 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 8.2 अरब, 8.5 अरब, 8.8 अरब, 9.1 अरब। तो संयुक्त राष्ट्र के 2015 के आकलन के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या का जो विश्व की जनसंख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 8.5 अरब। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8.5 अरब हो जाएगी। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी? 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में। तो भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 11 मई 2000 को। और अगर इसका उल्लेखनीय है कि देश में 1976 में पहली बार जनसंख्या नीति घोषणा की, यानी 1976 में पहली बार घोषणा की गई थी। बात समझ में आ रही है? और भारत में नई जनसंख्या नीति घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 15 फरवरी 2000 को। बात समझ में आ रही है? 15 फरवरी, सॉरी, इस क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हुई थी 2000 में और ये हुई थी 15 फरवरी 2000, 15 फरवरी 2000 को। और देश की बात करें अगर तो पहली बार जनसंख्या नीति घोषणा कब हुई थी? 1976 में हुई थी। पलायन की गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? ली ने, क्लार्क ने, लेवेंस्टीन ने, जेलिंस्की ने। तो पलायन की गतिशीलता संक्रमण मॉडल जिसने प्रस्तुत किया था वो जेलिंस्की ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? जेलिंस्की ने प्रस्तुत किया था। तो डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? इंदिरा बिंदु, शास्त्री बिंदु, मोदी बिंदु, राम बिंदु। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु वो कौन सा है आपका? इंदिरा बिंदु। कौन सा है दोस्तों? भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा पड़ता है? वो पड़ता है आपका इंदिरा बिंदु। बात समझ में आ रही है? कौन सा पड़ता है? इंदिरा बिंदु पड़ता है दोस्तों। तो इंदिरा बिंदु ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? रोजवुड, साल, सुंदरी, शीशम। तो सुंदरबन डेल्टा जो प्रसिद्ध है दोस्तों वो सुंदरी के लिए प्रसिद्ध है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? अंडमान द्वीप समूह का निर्माण, पथरीले पहाड़ों का निर्माण, मिसिसिपी मुहाने का संकुचन, सेन एंड्रियास भ्रंश। तो भू संतुलन का जो उदाहरण है वो मिसिसिपी मुहाने का संकुचन होता है दोस्तों। क्या होता है? मिसिसिपी मुहाने का संकुचन। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार विशाल भू संरचनाएं जैसे ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं,
पठार, मैदान आदि संतुलन की अवस्था में रहते हैं। ठीक है, संतुलन की अवस्था में रहते हैं। आगे चलते हैं। तो बाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई कितनी है? 406 मीटर, 316 मीटर, 226 मीटर, 186 मीटर। तो बाखड़ा नांगल बांध की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 226 मीटर है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होते हैं? माउंट फ्यूजियामा, माउंट सेंट हेलेंस, कारकोटोआ, माउंट किलिमंजारो। तो ज्वालामुखी ज्वालामुखी जो है वो सतही प्लेट के बीच में घटित होते हुए ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो ज्वालामुखी का नाम है दोस्तों माउंट किलिमंजारो। क्या नाम है? माउंट किलिमंजारो। डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और माउंट किलिमंजारो कहाँ पड़ता है? ये आपके अफ्रीका में पड़ता है। किलिमंजारो एक विशाल स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो करीब 1 मिलियन साल पहले घटित होना शुरू हुआ था। बात समझ में आ रही है? कब होना शुरू हुआ था? पहले घटित होना शुरू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम कौन सा होता है? सवाना, टाइगा, चापाराल, डुंड्रा। तो न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम जो होता है दोस्तों वो होता है टुंड्रा। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेरोफाटिका वनस्पति अधिकतर पाई जाती है टुंड्रा एवं टैगा वनों में, मध्य अक्षांशों एवं भूमध्य सागरीय वनों में, घास के मैदान एवं मरुस्थलों में, सवाना एवं उष्ण वर्षा वाले वनों में। तो जेरोफाटिका जिसे मरुद्भिद भी कहा जाता है ये अधिकतर पाया जाता है घास के मैदान एवं मरुस्थलों में। कहाँ पाया जाता है? घास के मैदान एवं मरुस्थलों में पाया जाता है दोस्तों। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बायोम प्रायः मरुस्थलीकरण का कारण है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, भूमध्य सागरीय वन, पर्वत और बोरियल वन। तो ऐसा बायोम जो मरुस्थलीकरण का कारण होता है वो होता है दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। क्या होता है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और बायोम का जो विस्तार है वो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं अत्यधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय वातावरण में, अंटार्कटिका में, उत्तरी अमेरिका में, साइबेरिया में, ग्रीनलैंड में। तो पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट जो पाए जाते हैं वो दोस्तों पाए जाते हैं आपके उत्तरी अमेरिका एवं साइबेरिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका एवं साइबेरिया में पाए जाते हैं। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान मौसम प्रायः साफ एवं शुष्क रहता है। हवाएं मध्य एशिया से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। हमारे निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। हमारे लिखा हुआ है, ये हवाएं होगा। तो दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान जो हवाएं हैं दोस्तों वो हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोरियल वन पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति संसाधन है गेहूं, वन उत्पाद, नींबू वंशफल, प्राकृतिक रबड़। तो बोरियल वन पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति साधन कौन सा होता है? वन उत्पाद होता है। क्या होता है दोस्तों? वन उत्पाद होता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मानव का परमाफ्रॉस्ट का प्रभाव सम्मिलित करता है। परमाफ्रॉस्ट की गहनता को बढ़ाता है। परमाफ्रॉस्ट जोन का धीरे धीरे ध्रुव की ओर खिसकना, परमाफ्रॉस्ट को जानवरों से बचाना, तापीय अपरदन को प्रेरित करना। तो मानव का परमाफ्रॉस्ट का प्रभाव जो सम्मिलित करता है वो होता है तापीय अपरदन को प्रेरित करना दोस्तों। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के दिनों उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी? उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में। तो 2011 की जनगणना के उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ न्यूनतम साक्षरता दर जिस जिले में थी उस जिले का नाम है उधम सिंह नगर। क्या नाम है दोस्तों? उधम सिंह नगर। डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिहरी गढ़वाल की अगर हम बात करें तो साक्षरता दर वहाँ कितनी है? 76.36 है। उत्तरकाशी में 75.81, हरिद्वार में 73.41 है। जबकि उधम सिंह नगर में न्यूनतम है कितनी है? 73.10 यानी उधम सिंह में कितनी है? 73.10 है। बात समझ में आ रही है? कितने प्रतिशत? बस 2011 की जनगणना से उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात कितना है? 932, 951, 956, 963।
तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात कितना है दोस्तों? 263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 963। उसका लिंग अनुपात कितना है? 963 है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या का गणितीय घनत्व होता है संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात, संपूर्ण ग्रामीण भूमि और कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात, संपूर्ण कृषि भूमि और कुल ग्रामीण जनसंख्या के बीच का अनुपात, संपूर्ण भूमि और कुल ग्रामीण जनसंख्या के बीच का अनुपात। तो जनसंख्या का गणितीय घनत्व जो होता है दोस्तों, वो होता है संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात होता है। क्या होता है? संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात होता है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341। ये यहाँ की जनसंख्या है। बिहार की कितनी है? 10.40 करोड़। पश्चिम बंगाल की 9.13 करोड़। केरल की है 3.34 करोड़। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। सॉरी, निम्नलिखित में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको ये बताना है। मीथेन, ओजोन, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड, बताइए। तो जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो आपका ऑक्सीजन है दोस्तों। ऑक्सीजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्न में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है? इटली, फ्रांस, लीबिया। बताइए। लीबिया, जर्मनी। तो वह देश कौन सा है दोस्तों? जर्मनी एक ऐसा देश है जो भूमध्य सागर के तट से नहीं जुड़ता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? कैलिफोर्निया धारा, वेंगुएला धारा, ओयोसियो की धारा, नॉर्वेजियाई धारा। तो निम्न जो ठंडी धारा नहीं है वो कौन सी है? नॉर्वेजियाई धारा। नॉर्वेजियाई धारा। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही कौन सी धारा है जो ठंडी धारा नहीं है? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? लिपुलेख दर्रा, सिपिकिला दर्रा, माना दर्रा, नोमा दर्रा। तो ऐसा दर्रा जो उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है वो कौन सा है? सिपिकिला दर्रा। ठीक है, तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सिपकिला दर्रा कहाँ है? ये आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। तो ऐसा भारतीय राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है तो वो है मणिपुर। वो है मणिपुर। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती? गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेप्चा जनजाति सामान्य भारत के किस भाग में पाई जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत। तो लेप्चा जनजाति सामान्य रूप से भारत के जिस भाग में पाई जाती है उस भाग का नाम है मध्य भारत। से मध्य भारत। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क सघनता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो केरल एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां उच्च सड़क सघनता पाई जाती है। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज कोडोराइट अंतर्वेधी चट्टान से संबंधित है? लोहा, मैग्नीज, कॉपर, काओलिन। तो निम्न में से जो खनिज कार्डोराइट अंतर्वेधी चट्टान से संबंधित है वो मैग्नीज है।
कौन सा है दोस्तों? वो खनिज का नाम है मैग्नीज। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है? तो गोदावरी, नर्मदा, सोन, महानदी। तो हीराकुंड परियोजना जिस नदी का उपयोग करती है वो है महानदी। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है? रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, उपयुक्त सभी। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जहाँ से पानी लाती है वो रावी नदी भी है, व्यास नदी भी है, सतलज नदी पर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। कौन सा देश है जो क्वाड का हिस्सा नहीं है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो क्वाड का हिस्सा जो नहीं है वो दोस्तों वो है न्यूजीलैंड। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 को क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में हुआ था। 2023 में कहाँ हुआ था? हिरोशिमा में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। विदेश जो मैत्री सेतु पुल से जुड़े हुए हैं, मैत्री सेतु पुल से जो जुड़ा है उसका नाम आपको बताना है। वह देश जो मैत्री सेतु पुल से जुड़ा है, भारत और नेपाल, भारत, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, भारत और म्यांमार। तो वह देश जो मैत्री सेतु पुल से लगे हुए हैं वो देश का नाम है भारत और बांग्लादेश। क्या नाम है दोस्तों? भारत और बांग्लादेश। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित हैं? यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, पिंडर। जिन नदियों में से उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित हैं वो नदी कौन सी है दोस्तों? तो वो नदी है अलकनंदा। कौन सी नदी है? अलकनंदा। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव विहार दिया और एक तरफ जनपद गोविंद उत्तरकाशी में स्थित है। सही है। अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ है? पिथौरागढ़, ये भी सही है। बिनसर वन्य जीव विहार अल्मोड़ा में स्थित है, ये भी सही है। सोना वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित, न कि चमोली जिले में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन चारों सही। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कोई नहीं होगा, इसको लिख लीजिए। सुमेलित नहीं है तो इनमें से देखिए सभी हैं ये। ठीक है, ये सभी जो है सुमेलित है, तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न है। प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को कहा जाता था? ईजर, तलाऊ, उपराऊ। इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को कहा जाता था उपराऊ। क्या कहा जाता था? उपराऊ। तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का शानदार प्रश्नों की शानदार श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच में लाता रहूँगा। हमारा उद्देश्य ही है आपकी सफलता। तो फटाफट से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।